प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम सीखते हैं किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज circa 600 BC टू 600 C, यानी बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें उन्हीं प्रश्नों को संकलित किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से याद करिए। इसको हम प्ले एंड लर्न मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको आनंद भी आएगा और सीखने का जो दर है वो भी काफी बढ़ जाता है। रूल्स ऑफ द गेम्स आपके सामने है। यहां से आगे आपको 15 सवाल मिलेंगे और सभी के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। टाइमर के सहायता से आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए, और यदि आप 11 या उससे अधिक प्रश्नों के जवाब सही लिखते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी एक्सेलेंट है, बहुत अच्छी है। यदि 6 से 10 के बीच आप आंसर कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी गुड है, अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 5 से कम अंक ले पाते हैं आप, तो आपको और भी ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो पुराने वीडियोज हैं जो पहले डले हुए हैं वो आप लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और आपको यदि लगता है कि इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि ये फायदा उन्हें भी मिले। चलिए देखते हैं पहला सवाल। आज का सवाल है, पिता से पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र को जो संपत्ति मिलती है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? और आपके पास ये 4 ऑप्शन भी हैं: रूढ़िवादिता, मातृवंशिकता, पितृवंशिकता या इनमें से कोई नहीं। और आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय भी होगा। तो देखें सोच करके कि क्या सही उत्तर हो सकता है। और सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। सही उत्तर है पितृवंशिकता। पिता से पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र को जो संपत्ति मिलती है, इस व्यवस्था को पितृवंशिकता कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और सच्चाई ये है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में 47 वर्ष लगे थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, कुरु, वज्जी या गण, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आपको क्या लगता है? तो देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि कौरव और पांडव दोनों ही चचेरे भाई हुआ करते थे और इन दोनों का संबंध कुरु वंश से हुआ करता था। इसीलिए जो ए ऑप्शन है कुरु, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जय संहिता किस ग्रंथ का पुराना नाम है? ये आपके पास ऑप्शंस हैं: मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि इनमें से किस ग्रंथ को पहले जय संहिता के नाम से पुकारा जाता था, और इसका सही उत्तर है महाभारत। क्यों? क्योंकि पुराने समय में जब लड़ाइयां होती थी तो एक का जय विजय और दूसरे की हार होती थी। तो जो राजा जय विजय होता था वह अपने सूत की सहायता से, भाट सारथियों की सहायता से दोहे के रूप में उन कहानियों को आगे बढ़ाता था। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि जय संहिता
महाभारत का ही एक रूप था, उसका पुराना नाम था। अगला सवाल देखिए, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है और सवाल है कि प्रत्येक एक डैश के नाम पर होता था। तो देखिए सवाल यह है कि किस चीज का नाम किस चीज के ऊपर होता था। तो सही उत्तर है कि प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर में होता था और इसका उदाहरण है कश्यप ऋषि के नाम पे काश्यप गोत्र, गौतम ऋषि के नाम पर गौतम गोत्र। तो इस तरह से अलग अलग महर्षियों के नाम पर अलग अलग गोत्र के नाम पड़े। अगला सवाल देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता है। सवाल है कि कितने प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता है। अब यही प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने प्रकार के विवाह होते थे। तो यदि कुल कितने प्रकार के विवाह होते थे यह सवाल पूछा जाता है तो फिर आपका जवाब होता है 8। लेकिन जब यह कहा जाता है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया है तब आपका जवाब हो जाता है 4। यानी कि कुल 4 प्रकार के, पहले जो 4 प्रकार की शादियां होती थी उनको अच्छा माना जाता था। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी। बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या फिर इनमें से कोई ऑप्शन आपको लगता है सही नहीं है। दोस्तों, जब गोत्र के भीतर विवाह हुआ करता था तो ऐसे विवाह को अंतर्विवाह कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी। अब यहां पर मैं बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं, तो गोत्र के अंदर जब विवाह होता था तो उसको अंतर्विवाह कहते थे। तो सीधी सी बात है कि अगर गोत्र से बाहर विवाह हो रहा है तो उसको बहिर्विवाह कहेंगे। ये इसका सही उत्तर है, ए बहिर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और आपके पास ये ऑप्शंस हैं, स्थान, जाति, परिवार या समुदाय। तो ये कुल शब्द का जो प्रयोग होता था संस्कृत ग्रंथों में वो परिवार के लिए किया जाता था, अर्थात परिवार को ही कुल माना जाता था। इसलिए सी ऑप्शन, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल कहता है कि सातवाहन शासक डैश भारत पर शासन करते थे। तो सातवाहन शासक कहां शासन करते थे? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में या कहीं और? तो इसका सही उत्तर है कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वो भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत के ऊपर शासन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यह भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है। धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्र में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में या फिर कहीं और, इनमें से कोई नहीं। तो सच्चाई यह है बच्चों कि चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में किया गया है। तो धर्मसूत्र में भी इसका वर्णन है और धर्मशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है कि चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए आदर्श जीविका के उपाय क्या क्या होंगे। और यह आपका सही उत्तर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ईश्वर ने इंसान को बनाया और उस इंसानों में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो अपनी बुद्धि, अपने बल,
अपनी शक्ति के बदौलत राजा बन गया और उसको उसने दैवीय व्यवस्था का नाम दिया। तो दैवीय व्यवस्था को सही ठहराने के लिए इन चारों में से किस वेद में आपको उदाहरण मिलता है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दैवीय व्यवस्था को सही माना गया है और इसके प्रमाण भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यहां एक सेंटेंस है, देखिए, अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। यह कथन किस चीनी भिक्षु का है? यहां पर में 3 नाम है और एक ऑप्शन इनमें से किसी का भी नहीं है, वेनसांग, फाहियान या फिर इत्सिंग। अब ये तीनों ही चीन से आए हुए थे और विदेशी यात्री थे। तो इनमें से किसने भारत के सड़कों पर और शहरों में घूमते हुए ये देखा कि जो अस्पृश्य यानी अछूत, जिसको हम लोग चांडाल भी कहते हैं, कि इनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि लोगों को यह सूचना मिल जाए कि वह शहर में या गांव में आ रहे हैं। तो ये बात किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है फाहियान ने ये बात लिखी थी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से भारत देश के अंदर इस चीज को देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चांडालों के कर्तव्य की सूची डैश में मिलती है। चांडालों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि चांडालों के क्या काम होने चाहिए, इसकी एक सूची बनाई गई है। एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में ये दी गई है। वो कौन सी पुस्तक है? वेद, उपनिषद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं? तो सही इसका उत्तर है दोस्तों मनुस्मृति। चांडालों के कर्तव्य की सूची मनुस्मृति में दी गई है। बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपको इन सारे वीडियोस के जो पीडीएफ होते हैं वहां मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज का अंतिम सवाल है। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने गए हैं? यहां ध्यान रखने की बात है, प्रश्न कह रहा है साहित्यिक परंपरा। तो यहां ऑप्शन अगर देखें, भाट सारथी, सूत, वेदव्यास या फिर ए और बी, यानी कि भाट सारथी और सूत दोनों। इनमें से साहित्यिक परंपरा के अंतर्गत महाभारत की रचयिता का नाम आपको बताना है और सही उत्तर है वेदव्यास। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखे जो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।